नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी का कंप्लीट मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रश्नों को लिया गया है और ये सभी के सभी वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, एमपी ग्रेड 1 की, एनवीएस की, या फिर कर रहे हैं आप केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी हिंदी से, तब आप इस वीडियो को जरूर पक्का देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और उससे संबंधित जो जानकारी है, जहां पर आपको उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तब उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट होगा, जो भी उससे संबंधित जानकारी होगी, अगर उसकी संबंधित वीडियो कोई है तो उस वीडियो को मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही आई बटन पर भी उस वीडियो को मैं डाल दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पर आपको इससे संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आप लोगों को जरूर देखनी है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये कठिन काव्य का प्रेत जो है किससे कहा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा केशवदास। देखिए कठिन काव्य का प्रेत कैसे कहा जाएगा, केशवदास को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और केशवदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सभी के सभी बता दी थी। अगर इससे पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है इस सीरीज की, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें केशवदास की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ये काशी का 80 जो है उपन्यास, उसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यासकार कौन है। देखिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है ये आंचलिक उपन्यासकार है, और इनके बारे में एक उपन्यास पूछा जाता है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। ये आपको याद रखना, मैला आंचल जो उपन्यास है वो है फणीश्वर नाथ रेणु का। और एक दूसरा जो क्वेश्चन बनता है फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, वो ये बनता है कि जो मैला आंचल है वो कहाँ से संबंधित है। तो वो संबंधित है पूर्णिया गांव से। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं हमेशा, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी के रचयिता। देखिए कादम्बरी के रचयिता कौन है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी सही, वाण भट्ट। याद रखना वाण भट्ट है कादम्बरी के रचयिता। दोस्तों एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता है। जो ये है वृंदावन लाल वर्मा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो है किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा ये है ऐतिहासिक उपन्यासकार। आपको याद रखना है ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं वृंदावन लाल वर्मा। उसके बाद में प्रेमचंद जी को तो आप सभी जानते ही होंगे, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो है किस प्रकार के उपन्यास लिखते हैं और ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। तो ये हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखिए कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, चारूचंद्र लेख। तो ज्यादा उपन्यास द्विवेदी जी के हैं नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके सभी उपन्यासों के बारे में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपन्यास इनका है कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें जो ऑप्शन है इनका उपन्यास वो है चारूचंद्र लेख। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इनका जो उपन्यास है वो कौन से, इसके अलावा अनामदास का पोथा और वाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्वास, ये 3 उपन्यास और हैं जो कि आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला समांतर कहानी के प्रवर्तक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, कमलेश्वर। याद रखेंगे ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा होगा सही। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चल खुसरो घर आपने, ये रचना किसकी है। तो ये रचना है मिथिलेश्वर की। याद रखना है मिथिलेश्वर की रचना है चल खुसरो घर आपने। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है। देखिए जंगल गाथा के रचनाकार कौन है, आपको पता होना चाहिए। जंगल गाथा इंपोर्टेंट है और ये है नमिता सिंह की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, नमिता सिंह की है जंगल गाथा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। दोस्तों आगे चलने से पहले एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको बताना भूल गया था अभी, क्योंकि यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो बन जाता है इंपोर्टेंट। जैसे कि ये राग दरबारी जो है
वो रचना किसकी है? तो राग दरबारी भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये है श्रीलाल शुक्ल की, ये आपको पता होना चाहिए। और अंधेरे बंद कमरे में, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये है मोहन राकेश की, ये भी आपको याद होना चाहिए। और गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती, तो ये रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए, इंपोर्टेंट रचना है, बताना भूल गया था। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कविता क्या है? तो कविता क्या है, ये निबंध किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है उसके लेखक कौन होंगे यहाँ पे? विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो कहाँ होती है, आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास अगर पूछा जाएगा तो आप जो है बताएंगे विष्णु प्रभाकर, उपन्यास की बात हो रही है। अगर बात हो रही है निबंध संग्रह की, अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध संग्रह किसका है? तो वो निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चे ये याद तो कर लेते हैं अर्धनारीश्वर किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का, लेकिन ये जब ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो है उपन्यास बताना है अर्धनारीश्वर किसका है, और ऑप्शन में अगर दिया हुआ हो रामधारी सिंह दिनकर, तो तुरंत जो है उस पर हमारा निशान लग जाता है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर आपका सेट कर रहा है, उसका केवल यही जो है वो चलता है दिमाग कि वो किस प्रकार से बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। तो इस तरीके की रचनाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है खंजर नयन किसकी जीवनी पर आधारित है? क्योंकि खंजर नयन जो है वो किसकी जीवनी है? खंजर नयन के अंदर वो है सूरदास जी की जीवनी, याद रखना है। खंजर नयन में सूरदास जी की जीवनी है। अगर बात करते हैं इनके लेखक की, तो खंजर नयन के जो लेखक कौन है वो है अमृतलाल नागर, याद रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चांद चाहिए इंपोर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। तो ये जो है किस विधा की रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है उपन्यास, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा? डी, मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। और इसके बारे में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार मैंने देखा है एग्जाम में, जब भी एग्जाम हुआ है इसके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और वो पूछा जाता है कि इसकी नायिका का जो है वो क्या नाम है। मुझे चांद चाहिए कि नायिका का क्या नाम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी जो नायिका है वो है वर्षा वशिष्ठ, याद रखना है। मुझे चांद चाहिए कि नायिका आपको जरूर याद रखनी है वर्षा वशिष्ठ। अगर हम इनके लेखक की बात करें, मुझे चांद चाहिए इसके लेखक कौन है? तो लेखक है सुरेंद्र वर्मा, तो आपको ये इंपोर्टेंट है, याद रखें आप। उसके बाद बात करते हैं कोणार्क नाटक जो है वो किसका है? तो कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर जो है इसके रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? तो तिलचट्टा के रचनाकार हैं मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? देखिए हाथी के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा नाग, नाग का अर्थ होता है हाथी। उसके बाद अगर हम बात करें मृगेंद्र का क्या मतलब होता है, शार्दुल का क्या मतलब होता है, या फिर नगराज का क्या मतलब? देखिए मृगेंद्र और शार्दुल दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है शेर, ये शेर के अर्थ में दोनों प्रयोग होते हैं मृगेंद्र और शार्दुल। और जो नगराज है उसका मतलब होता है हिमालय, और ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन ए जो है नाग, नाग होता है हाथी। अगला हमारा क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए ये शब्द जो है कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, और जहां पर आप लोगों के इंटरव्यू होते हैं, विशेषकर जैसे कि केवीएस का इंटरव्यू होने वाला है, वहां पर कुछ वर्ड आपसे लिखवाए जा सकते हैं हिंदी के, तो उनमें जो है ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला कॉमन वर्ड है कि उपयुक्त आपसे लिखवाया जाए, और आप देख लीजिएगा उपयुक्त को जो है सही तरीके से इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद सही वर्तनी इसमें भी छाटनी है। उज्ज्वल, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है जो कि कई बार जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है। देखिए मैं भी जो है इंटरव्यू जब देने गया था, मेरे से भी पूछा गया था कि उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा बहुत से शब्द होते हैं, सन्यासी होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो बार बार जो है इंटरव्यू में लिखवाए जाते हैं आपसे कि आप लिख के दिखाइए। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, क्या आपको ये शब्द लिखने आते हैं? तो उज्ज्वल देख लीजिएगा, उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। देखिए ऑप्शन जो एक यहाँ पर है उस तरीके का हम लोग लिख देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि दो जय इसमें आने होते हैं, दोनों के दोनों आधे आएंगे, इस बात पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये जो चार आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती? तो वो कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा उर्वशी।
उर्वशी महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है, ये आपको याद रखना है। और उर्वशी जो रचना है वो किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये है जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद में दिया कामायनी। देखिए कामायनी क्या है, कामायनी भी है जयशंकर प्रसाद की। पहला तो आपको ये याद रखना है, देखिए उर्वशी जो है वो महाकाव्य नहीं है, रामचंद्रिका, कामायनी और रामचरितमानस ये तीनों महाकाव्य हैं। दूसरा क्या याद रखना है, उर्वशी किसकी रचना है, तो ये है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है, तो ये भी जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद बात करते हैं रामचरितमानस, ये आपको पता ही होगा, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। और रामचंद्रिका की अगर बात करते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, रामचंद्रिका जो रचना है वो है केशवदास की। और इस रचना को कहते हैं छंदों का अजायब घर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर इनमें से कौन सी रचना को कहते हैं, तो आपको याद रखना है रामचंद्रिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। आपको याद रखना है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये रस मैं आप लोगों को पहले डिटेल में करा चुका हूँ, इसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में भी दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग रस की पूरी वीडियो देखिएगा, वहां पर आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे जो है आप पहचान सकते हैं रस को, कौन सा रस है, कौन सा इसका स्थायी भाव होता है, सब मैंने आपको पूरा डिटेल में करवाया हुआ है वहां पर, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। अब चलते हैं हम लोग अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, भय यहाँ पर संचारी भाव नहीं है। जब आप लोग देखेंगे जो रस की पूरी वीडियो को, तो वहां पर आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कौन सा जो है संचारी भाव है, कौन सा संचारी भाव नहीं है, कौन सा स्थायी भाव है, सभी को मैंने पूरा डिटेल में वहां पर कराया हुआ है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके बाद में कमायनी में कितने सर्ग हैं, ये पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी। कमायनी में सर्ग जो है वो है 15, ये याद रखना है। कमायनी मैंने अभी आपको बताई दी है, कमायनी जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। और कमायनी के जो सर्ग हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। सभी सर्ग आप लोगों को क्रम से याद करने, क्रम पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से सर्ग के बाद में क्या आता है। इसकी मैं आप लोगों को एक विशेष वीडियो भी बना के दूंगा, अभी थोड़ा सा जैसे ही टाइम मिलता है कमायनी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है। देखिए कौन सी कृति को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो कौन सी को नहीं मिला है, कामायनी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जयशंकर प्रसाद की उर्वशी। उसके बाद में चिदम्बरा, देखिए आपको याद रखना है, चिदम्बरा जो है हिंदी की पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको मिला था, हिंदी का चिदम्बरा को। और ये पंत जी की रचना है चिदम्बरा। और उसके बाद में यामा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यामा जो रचना है वो है महादेवी वर्मा जी की, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। देखिए संसद से सड़क तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये रचना किसकी है, ये है धूमिल की। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का नाटक इनमें से कौन सा है, तो आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये तीनों के तीनों जो नाटक हैं वो हैं मोहन राकेश के। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मोहन राकेश का नाटक है या फिर कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है। नहीं है वाला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है क्योंकि ये तीन उनके नाटक हैं, एक ऑप्शन में जो है चौथा कोई सा दिया जाता है, पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये तीनों तीनों जो नाटक हैं वो किसके हैं, मोहन राकेश के हैं। अंधेर नगरी जो नाटक है उसके रचयिता कौन है, तो अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु जी का, याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। और अगला है, मधुशाला किस प्रकार की रचना है, तो मधुशाला जो रचना है वो है हालावाद। आपको याद होना चाहिए कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो उन्हें माना जाता है हालावाद का प्रवर्तक, तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं, दो क्वेश्चन हो जाएंगे। हालावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी को, और मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की, तो कैसी हो जाएगी वो हालावादी। इस प्रकार से याद रखना है। पद के साथी जो रचना है वो क्या है, देखिए पद के साथी जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है, वो है संस्मरण, आपको याद रखना है। और ये जो संस्मरण है ये कौन इसके रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा, आपको याद रखना है। पद के साथी जो रचना है, जो संस्मरण है पद के साथी, वो किसका है, महादेवी वर्मा जी का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काल क्रम के अनुसार जो है इन्हें व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन बी पर हमारा सही होगा। सबसे पहले छायावाद,
उसके बाद में प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद और उसके बाद में आता है नवगीत। तो ये इस प्रकार से इसका जो हो जाएगा कालक्रम। और रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से होता है? तो रहस्यवाद का संबंध होता है छायावाद से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। याद रखना है रहस्यवाद का संबंध किससे है? छायावाद से। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वो है हिंदी शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं किशोरी दास वाजपेयी जी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पर्ण मुकुट जो है, पर्ण मुकुट नामक जो निबंध है वो किसका है? कौन उसके लेखक हैं? तो पर्ण मुकुट के लेखक हैं कुबेरनाथ राय। याद रखना कुबेरनाथ राय जो है वो इसके लेखक हैं। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है मैत्री पुष्पा जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो देखिए आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किसकी है? शरद चंद्र की। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। और इसके लेखक कौन है आवारा मसीहा के? विष्णु प्रभाकर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेमचंद जी को आपको पूरा पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में बनेगा ही बनेगा, चाहे उनके उपन्यास से बने, उनकी कहानी से बने, उससे संबंधित कोई भी चीज पूछी जाए एक क्वेश्चन वहां से आपका बनना ही बनना है। तो आपको जरूर प्रेमचंद जी को पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो गोदान की बात करते हैं। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? देखिए छायावादी काव्य की जो समय सीमा है इसके अंदर वो कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 1920 से 1936। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगा लेंगे। आपको 18 से 36 भी मिल सकता है, वो भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 से 36 दिया हुआ है, जो भी नियर बाई होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशाअल्लाह खां। आपको याद रखना है इंशाअल्लाह खां। अगर आप लोग इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप देखिए मैंने आप पूरी जो है वीडियो सभी पर अलग अलग बनाई हुई है। सदा सुखलाल की रचनाएं पूछी जाती हैं, लल्लू लाल की, सदल मिश्र की और इंशाअल्लाह खान की। इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। हर बार इन चारों में से एक या दो रचना जरूर पूछी जाएंगी हर एग्जाम में। तो इनकी चारों की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद है घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है कफन कहानी के पात्र हैं घीसू और माधव। और इससे क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये जो कफन कहानी है ये है प्रेमचंद जी की सबसे आखिरी कहानी। तो आपको याद रखना है इसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक। देखिए शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है। देखिए साकेत नामक महाकाव्य जो है उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया है? वो किया गया है स्थान के आधार पर। साकेत एक स्थान का नाम है और जिसे हम क्या कहते हैं? अयोध्या। अयोध्या को ही साकेत कहा जाता है और स्थान के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। और आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि साकेत किसकी रचना है? तो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? देखिए आधुनिक काल में कौन सा राम कथा है? साकेत। अभी मैंने आपको बता दिया था, पता चल गया होगा। साकेत अयोध्या से संबंधित है, अयोध्या को साकेत कहा जाता है, तो उसमें क्या है? राम कथा है। तो आधुनिक काल में लिखी गई राम कथा कौन सी है? साकेत। अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र में कौन सा समास है? देखिए त्रिनेत्र में कौन सा समास है? यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारे आंसर दो आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। हम कह सकते हैं इसमें द्विगु समास है, ठीक है, पहला ऑप्शन। और दूसरा क्या कह सकते हैं? बहुब्रीहि समास है। दोनों ही कह सकते हैं। देखिए द्विगु समास कहाँ पर होता है? जहां पर गिनती आती है। समास की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है और मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में कराया हुआ है पहले। तो त्रिनेत्र देखिए द्विगु समास में क्या होता है? जहां पर गिनती आ जाए वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे गिनती आ रही है त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तो द्विगु समास हो सकता है। दूसरा यहाँ पर जो है क्या है? देखिए बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। त्रिनेत्र मतलब जो किसी तीसरे के प्रति अपना संकेत करता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि त्रिनेत्र, तो तीन नेत्र वाला कौन होता है? भगवान शिव, तो उनकी तरफ ये संकेत कर रहा है, तो ये हो गया बहुब्रीहि। जैसे मैं कहता हूँ दशानन, तो यहाँ पर भी क्या आ रही है? गिनती आ रही है 10 हैं जिसके आनन, मतलब 10 जिसके सर हैं वो कौन होगा? रावण। तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? इसमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ में, और इसमें संधि दी हुई है
तो संधियों की भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पूरी संधि मैंने आप लोगों को डिटेल में कराई हुई है और आप आसानी से पहचान पाएंगे वहां से, अगर एक बार आप उस वीडियो को देख लेते हैं। देखिए चयन जो है वो कौन सी है, अयादी संधि। तो चयन के अंदर क्या होता है, अयादी संधि होती है। पहचान क्या होती है इसमें, आव जो है इस प्रकार से आव आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। और एक एक ये क्या हो गया, वृद्धि संधि। उसके बाद क्या है, इत्यादि। इत्यादि क्या है, यण संधि। यण में क्या होता है, ठीक, आपको पता होना चाहिए। और धर्माध्यक्ष, ये कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो संधियों को जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि इसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप लोग पूरी संधियों को आसानी से देख पाएंगे। एक वीडियो देखने के बाद आपकी संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी वहां पर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है, शरतचंद्र जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी हमारा, शरत जमा चंद्र। नायक शब्द में कौन सी संधि है, तो नायक शब्द में संधि कौन सी होगी, अयादी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगली है हमारी रचना स्वप्नवास दत्तम। ये रचना किसकी है, तो ये रचना है भास कवि की। याद रखना है, भास की रचना है स्वप्नवास दत्तम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं होगा। उसके अलावा चतुरानन, चतुर्मुख और कमलासन, ये होगा ब्रह्मा का पर्यायवाची। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। देखिए अशुद्ध कौन सा है, उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। तो ये जो है अशुद्ध है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो अनेकों शब्द है ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, इस प्रकार से यहाँ पर सही होगा ये। उसके बाद जो अगला है हमारा वो होगा, निम्नलिखित में से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा, देखिए लिंग परिवर्तन इनमें से किसका नहीं हो सकता, गिलहरी। ऑप्शन एक यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी है सभी का लिंग परिवर्तन हो सकता है। देखिए आदमी का औरत होगा, लड़का का लड़की होगा, काला का काली होगा, सभी का लिंग परिवर्तन हो जाएगा, गिलहरी का नहीं होगा। देखिए कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है, तो कोई क्या होगा इसमें, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और आप लोगों को मैंने आप सर्वनाम पूरा डिटेल में करवाया हुआ है, तो आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में है, देखिए पाली भाषा का संबंध किससे है, तो पाली भाषा का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। याद रखना है, पाली भाषा का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। अगर प्राकृत भाषा की बात करेंगे तो वो होगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन डी ला हो जाएगा। उसके बाद है, कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है, तो उष्म व्यंजन कौन सा होता है, शा 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 हा, तो ये ला हो गया जो कि इसके अंदर नहीं है। अयोगवा की बात करते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं, तो अयोगवा होता है अनुस्वार और विसर्ग दोनों को। देखिए अयोगवा किसे कहते हैं, अनुस्वार को भी और विसर्ग को भी, दोनों को अयोगवा कहते हैं। मैंने इन तीनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इनका लिंक आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां मैंने आप लोगों को पूरा जो है वो कराया हुआ है वर्णमाला, और वर्णमाला के अंदर जो है वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी आपके वहां पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा मैंने वहां पे किया हुआ है, आप लोगों को आसानी से एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप लोगों को फिर कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे उसको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली, देखिए गोरखपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, तो गोरखपुर में बोली जाती है भोजपुरी। उसके बाद में चलते हैं, हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है। देखिए हिंदियों की अगर बोलियों की बात करें तो हिंदी की बोलियां हैं 18। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही। और ये जो हिंदी की बोलियां हैं 18, ये आती हैं उपभाषाओं के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें उपभाषाओं की, तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की उपभाषाएं हैं टोटल 5। यह याद रखना है, अगर बात करता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं तो 5, हिंदी की बोलियां कितनी है तो 18। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये जो बोलियां हैं पूरी मैंने आप लोगों को भाषा विकास पूरा कराया हुआ है, पूरा डिटेल में करा रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने आप लोगों को वहां कराए हुए हैं। अगला है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है, तो राजा निर्वंशिया के हैं कमलेश्वर। ऑप्शन एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक कौन है, तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है, तो ये सभी के सभी अलंकारवादी आचार्य हैं, दंडी, भामा और जयदेव। अगला है, कहे कवि बैनी व्याल की चुराए लीनी, इसमें अलंकार कौन सा होगा, इसमें अलंकार होगा श्लेष अलंकार। और अलंकारों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अलंकार की पूरी जो है मैंने आप लोगों के सामने पूरी
प्लेलिस्ट है अलंकार की, जिसमें मैंने एक एक अलंकार को बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोगों के सभी जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पर। अगला है जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो, तो जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहते हैं? मुग्धा। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे सही होगा। उसके बाद अगला है दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? जो दुष्यंत है वो किस प्रकार के नायक हैं? दुष्यंत है हमारे धीर ललित। ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर सी सही। प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों को रचना के हिसाब से जो है आरोही क्रम में लगाना है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले है अजातशत्रु, उसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। याद रखना है आपको। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें रीति विवेचन मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रीति विवेचन सूरदास के किस ग्रंथ में मिलता है? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, साहित्य लहरी। उसके बाद है ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो ध्वन्यालोक के रचयिता है आनंद वर्धन। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बृहत्तरी में शामिल कृति कौन सी है? तो बृहत्तरी में जो शामिल कृति है वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम। कालिदास की कौन सी कृति बृहत्तरी में शामिल है? तो इनमें से कोई नहीं। याद रखना है, इनमें से कोई नहीं। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, इनमें से कोई भी जो है बृहत्तरी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हमारा आकाश पाताल एक करना, तो ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अत्यधिक प्रयास करना। अगला मुहावरा है भीगी बिल्ली बनना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डर जाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंपू का क्या मतलब होता है? देखिए, चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य मिश्रित काव्य जो होता है वो चंपू काव्य कहलाता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया हो। जिस नायिका का पति प्रदेश चला गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रोतिष्पत्तिका। याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोषित पत्तिका। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नूतन का सही विलोम क्या होगा? तो नूतन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पुरातन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से स्वर्ण का पर्यायवाची छाटे। देखिए, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा होगा? जात रूप। याद रखेंगे, जात रूप हो गया स्वर्ण का पर्यायवाची। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनिल हो जाएगा। अनल माने आग होता है। देखिए, अनल होता है अग्नि का और अनिल होता है हवा। ये आपको याद रखना है। बाकी ये तीनों याद रखें, पावक, हुताशन और कृषाणु, ये होगा अग्नि के पर्यायवाची। कीर्तिलता में के रचनाकार कौन है? देखिए, कीर्तिलता के रचनाकार है विद्यापति। ऑप्शन हमारा जो है बी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन का जो पूरा नाम, देखिए पूरा नाम से तात्पर्य है कि जो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वो क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रमौली में समास कौन सा है? देखिए, चंद्रमौली में कौन सा समास होगा? तो चंद्रमौली में होगा कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है? जहां पर जो है विशेषण और विशेषक की जो है विशेषता पाई जाती है वो होता है कर्मधारय समास। तो ये आप लोगों को याद रखना है, और साथ ही आप लोग समास की वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में संधि है यण संधि। कैसे होगी उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा संधि की वीडियो। देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव मतलब होता है कि जहां पर कोई भी व्यय ना हो सके, जिस शब्द में कोई परिवर्तन ना किया जा सके, वो होगा अव्ययी भाव समास। अगला है कि सही वर्तनी आप लोगों को बतानी है, तो सही वर्तनी वाला शब्द छाटना है, तो ये होगा कवियत्री। ये आपके लगभग 70 से 80% जो हिंदी के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, आपको याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सबसे पहले पद्मावत आएगा काल क्रम के अनुसार, उसके बाद आएगा प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। कौन सी रचना कौन से कवि की है, किसने लिखी है। उसके साथ में देखिए, सबसे पहले काव्य प्रकाश, तो ये है आचार्य मम्मट की। नाट्यशास्त्र भरतमुनि का, और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, और रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। देखिए, ये आपको चारों याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए ये। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और आगे है अंधा युग नाटक जो है वो किस प्रकार का है। देखिए, अंधा युग जो है वो क्या है? गीति नाट्य है। ये आपको याद रखना है, अंधा युग जो है वो क्या है? एक गीति नाट्य है। देखिए, अगला हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। याद रखना है, उसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए।
उसके अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उससे संबंधित जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था पहले, और उसकी लिंक मैं आप लोगों को वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने माना है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल माना है मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस की कविताएं लिखी हैं? तो रीतिकाल के अंदर भूषण कवि ने वीर रस की सभी रचनाएं लिखी हैं। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ये पेपर में पूछा जाता है, शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये आपको याद रखनी है। अगला है राधो गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनेहु अरग जल दीनो। ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में है करुण रस। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है रसा पकर्ष का दोषा, ये जो है किस आचार्य का कथन है? तो ये कथन है आचार्य विश्वनाथ का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये है रोला छंद में। तो छंद जो है मैं आप लोगों को करा दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग आसानी से पहचान पाएंगे। मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में आप लोगों को कराया है कैसे आप लोग छंदों को पहचान सकते हैं। देखिए आगे है निम्नलिखित में से असंगति अलंकार किस पंक्ति में है? तो असंगति अलंकार किस में है? ऑप्शन एक हो जाएगा हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। देखिए ये हो गया असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में क्या होगा कि जहां पर 2 कार्यों के बीच में कोई संगति ना हो। तो जैसे हृदय घाव मेरे, देखिए मेरे हृदय में घाव है और पीर मतलब दर्द किसके है? रघुवीर के। तो इन दोनों चीजों में कोई भी संगति नहीं है। अगला है बिनु पग चले सुने बिन काना। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार क्या होता है? जहां पर बिना कारण के कार्य सिद्ध होता है वो होता है विभावना अलंकार। तो यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना ये असंभव है। तो बिना कारण के जो है यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडल बसे, ये किस लेखिका की आत्मकथा है? तो ये है मैत्री पुष्पा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मुझे चांद चाहिए कि नायिका का क्या नाम है? देखिए मैंने अभी आपको बता दिया था, क्वेश्चन आ भी गया है कि मुझे चांद चाहिए कि नायिका का क्या नाम है? तो वो है वर्षा वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन है पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो किसका है? देखिए पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो है गिरिराज किशोर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली है पूर्वी हिंदी की। ये मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में कराया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। फिर अष्टछाप के संस्थापक का क्या नाम है? तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो थे विट्ठल नाथ। तो विट्ठल नाथ आपको याद रखना है। अष्टछाप मैंने पूरा ट्रिक से बताया हुआ है आपको कि कैसे आप लोगों को अष्टछाप याद करेंगे। आप लोग एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आप कभी भी अष्टछाप से जो भी क्वेश्चन आएगा कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना है सही कोड के अनुसार। तो रस से संबंधित है हमारा, तो बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या आता है? जुगुप्सा। और अद्भुत का विस्मय, करुण का शोक और शांत का निर्वेद। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है दूसरी परंपरा की खोज, ये कृति किसकी है? तो ये है नामवर सिंह की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? तो उत्तर कबीर के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? कैदी और कोकिला जो रचना है उसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी मोस्ट इंपोर्टेंट है कैदी और कोकिला। इसके अलावा जो इनकी और जो प्रमुख जो फेमस जो इनकी कविता है वो है युगचरण, पुष्प की अभिलाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना है, दीप से दीप जले और साहित्य देवता। ये इनकी और कविताएं हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखनी है। और अगला है हरिया हरिकुलस की कहानी, इसके लेखक कौन है? ये है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है।
उसके बाद है मृगावती के रचयिता कौन है, तो मृगावती के जो रचयिता हैं वो हैं कुतुबन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।